तो साथियों हम ये सीख रहे थे लास्ट वीडियो में कि प्लेन क्या होता है। कोई भी दो वेक्टर को किधर भी रख दीजिए, एक एक्स वाई प्लेन में रख दीजिए, सीधा रहना चाहिए वेक्टर, एकदम सीधा एक सिंगल वेक्टर जा रहा, और दूसरा किसी और डायरेक्शन में, तो वो हमेशा एक प्लेन को बना दे। दो लाइन हमेशा एक प्लेन को बनाता है, हमेशा दो लाइन एक प्लेन को ही बनाएगा। ठीक है, ये लाइन खींच दीजिए या फिर कहीं भी और खींच दीजिए, इसके ये जो बोर्ड है उसके अंदर खींच दीजिए, तब भी उसके अंदर और ये दोनों मिलके एक प्लेन बनाएगा। तो दो वेक्टर आप कहीं भी डाल दीजिए वो प्लेन को बना ही लेगा। ठीक है, चाहे एक्स में डाल दीजिए, वाई में डाल दीजिए, जेड में डाल दीजिए, दो वेक्टर जब भी डालिएगा तो एक प्लेन बना लेगा। प्रॉब्लम तब आता है जब तीसरा आता है। जब तीसरा आएगा तो हो सकता है उस प्लेन में हो या नहीं भी हो। तो क्या है कि नॉन प्लेनर किसी भी वेक्टर को नॉन को प्लेनर प्रूफ करने के लिए दूसरा के साथ तीसरा वेक्टर को आना ही पड़ेगा, तभी हम को प्लेनर या नॉन को प्लेनर का बात करेंगे। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं क्या है, क्या करना है। अब जो उस क्वेश्चन उस पर पहले आएंगे, वो जो पॉइंट बोला, पहले तो ये समझ लीजिए कि तीन वेक्टर जो है नॉन का प्लेनर कब होगा और प्लेनर कब होगा। तो प्लेनर कब होगा, एक प्लेन में। अब समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल इसी को प्लेन मानिए, बोर्ड को ही। ठीक है, या एक्स जेड को भी हम मान सकते थे, प्लस एक्स वाई हमारा बढ़िया से इस बोर्ड पे आ जाता है, जेड तो इसके ऊपर है तो उसको छोड़िए, ये आसानी समझिए। तो क्या है, इसमें एक वेक्टर ए बी और सी, ये जितने भी मैं वेक्टर दिखा रहा हूं ना, वो कोई भी बोर्ड को तोड़ के बाहर नहीं गया, अंदर नहीं गया, और बोर्ड को छोड़ के बाहर नहीं आया। तो ये सब प्लेन में ही है, बोर्ड के ही प्लेन में। इस बोर्ड को आप एक्स वाई प्लेन मानिए या आप एक्स जेड मान सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, एक्स जेड मान सकते हैं, ये एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, तो कोई भी मतलब एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन में ये तीनों वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, एक नॉन को प्लेनर वेक्टर खींचते हैं। तो ए बी सी प्लेनर है, और एक वेक्टर देखिए हम यहां खींचते हैं, यहां इस डायरेक्शन में, इस इधर इधर इधर, जो बोर्ड के छोड़ के बाहर निकल रहा है। बाहर 90 डिग्री पे भी निकल सकता है, ठीक है, और 90 डिग्री से कुछ एंगल बना के भी निकल सकता है, पर बोर्ड से बाहर निकल गया। तो बोर्ड से जैसे ही बाहर निकला, तो बोर्ड से जो वेक्टर बाहर निकला उसका नाम डी दे दीजिए। तो डी वेक्टर और बी वेक्टर एक प्लेन बना देगा। हम बताएं कि दो वेक्टर तो कहीं प्लेन बना देगा। देखिए बी दो लाइन कहीं भी मिला आपको, वो प्लेन बना ही देगा। तो एक प्लेन बना दिया वो ए, और जो डी अभी निकल रहा था वो भी एक प्लेन बना दिया। सी और जो डी बाहर निकल रहा था वो भी एक प्लेन बना दिया। मतलब दो वेक्टर, जबकि जो डी वेक्टर है वो इस प्लेन में नहीं है, इस बोर्ड के प्लेन में, एक्स जेड के प्लेन में है ही नहीं। ठीक है, ये कोई और एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस, अगर ये एक्स जेड है तो ठीक है, हो सकता है कन्वेंशन गलत हो, लेकिन मान के चलिए। तो एक्स जेड में ये तीनों वेक्टर है, पर ये जो इधर बाहर निकल रहा है उसको माइनस वाई वेक्टर मान लीजिए। तो माइनस वाई के डायरेक्शन में एक जो डी वेक्टर निकल रहा था वो सब के साथ प्लेन बना दिया। लेकिन हम एक साथ पूछे, एक साथ, कि बी और सी एक प्लेन बनाया, आप बोलेंगे हाँ सर एक प्लेन बनाया, ऑब्वियसली दिख रहा सर ये बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन उसके साथ डी प्लेन में है। तो आप बोलिएगा नहीं सर, डी उसके साथ प्लेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये दो वेक्टर अगर एक प्लेन बना दिया, ये दो वेक्टर एक प्लेन ये बना दिया, यही प्लेन बना ना, ये दो वेक्टर को जोड़ने से। देखिए ना, दो लाइन जोड़ दीजिएगा, दो लाइन, तो एक प्लेन बनेगा, एक प्लेन बना। ठीक है, प्लेन बना, 2D एक बन गया, ये 2D बन गया। इसके बाद एक तीसरा वेक्टर यहां से बाहर जा रहा है, तो तीनों वेक्टर एक साथ कोप्लेनर नहीं हो सकता है, एक ही प्लेन में नहीं हो सकता। हाँ, ये वेक्टर जो डी बाहर निकल रहा है और ये बी वेक्टर, ये एक प्लेन बना रहा है, ये भी एक प्लेन बना रहा है, लेकिन तीनों एक साथ, अच्छा ये दोनों भी एक प्लेन बना रहा। तो जब ये दोनों एक प्लेन में आ गए, एक प्लेन ऑलरेडी बना दिया, तो तीसरा जो आएगा ये दोनों के साथ एक प्लेन में नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए इसके साथ एक अलग प्लेन बनाया, इसके साथ अलग प्लेन बनाया, देख रहे, अलग अलग प्लेन बना दिए, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग बना दिया। तो ये क्या हो गया, नॉन कोप्लेनर। तीन वेक्टर जब भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन कोप्लेनर, जबकि जब तीसरा वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हो, इससे बाहर निकल रहा हो, मींस इस बोर्ड को छोड़ के बाहर निकल रहा हो। तो दो वेक्टर एक प्लेन बनाया, उसके बाद तीसरा वेक्टर अगर उस प्लेन में नहीं है, उस प्लेन में नहीं होने का मतलब कि उस प्लेन को या तो तोड़ के अंदर चला गया या तोड़ के बाहर निकल गया। अभी देखिए इसी प्लेन में जो एक और वेक्टर खींच देंगे ये प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि इसी प्लेन में है। मतलब दो वेक्टर एक प्लेन बनाया, कोई भी दो वेक्टर कहीं भी इस स्पेस में खींच दीजिए, कहीं भी, यहां हवा में ऐसे दो ऐसे खींच दीजिए, एक प्लेन बना लेगा। उसके बाद जो तीसरा आ रहा है वो अगर उस प्लेन को तोड़ के अंदर जा रहा है, उस प्लेन के ऊपर जा रहा है, तो वो तीसरा वेक्टर ये दोनों के साथ प्लेनर में नहीं है। यही समझाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब यहां तक तो चलिए क्लियर हो गया। अब उन्होंने जो लाइन बोला वो समझिए। तो प्लेनर को प्लेनर आप समझ गए। अब आइए इधर, इन्होंने क्या बोलने का कोशिश किया था वो पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ थ्री
नॉन को प्लेनर वेक्टर्स कैन नेवर बी जीरो। अच्छा, बहुत बढ़िया बात बोला है। देखिए, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन को प्लेनर वेक्टर जो है कभी जीरो हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा बोला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, इसका कोई रिजल्टेंट आएगा। ऑब्वियसली 3 वेक्टर को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। वो रिजल्टेंट बोला है, ये रिजल्टेंट बोला है कि कभी जीरो नहीं होगा। दिस रिजल्टेंट कैन नेवर बी जीरो। इसका रिजल्टेंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड कभी जीरो नहीं होगा अगर ए बी सी तीनों एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। मतलब ए बी तो एक प्लेन बना दिया, लेकिन जो सी है उस प्लेन में नहीं है। ए बी जो प्लेन बनाया या बी सी जो प्लेन बनाया उसमें ए नहीं है, या फिर ए सी जो प्लेन बनाया उस प्लेन में बी नहीं है। जो ए सी प्लेन बनाया उस प्लेन को तोड़ के या तो अंदर या तो बाहर जा रहा है बी। ए सी एक प्लेन बनाया, समझिए ए सी वेक्टर एक प्लेन बनाया, और बी वेक्टर जो आया वो प्लेन को तोड़ के या तो अंदर या तो बाहर जा रहा है, नॉन कॉम्प्लेनर। तो ये तीनों का रिजल्टेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। ये इन्होंने बोला, कैसे वो अभी समझेंगे। इन्होंने बोला कि नहीं हो सकता, अब समझेंगे कैसे। तो पहले तो ये समझिए कि क्या एक प्लेन में होगा तो तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। एक प्लेन में हो तो देख लेते हैं, देखते हैं एक प्लेन में है तो जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 3 वेक्टर, तो 3 वेक्टर बिल्कुल जीरो हो सकता है। सबसे आसान एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। इधर से लगाएं 2 न्यूटन का फोर्स, और इधर से लगाएं 1 न्यूटन का फोर्स, और इधर से लगाएं 1 न्यूटन का फोर्स। देखिए, तीनों जो फोर्स, तीनों जो वेक्टर है वो इसी प्लेन में, इसी बोर्ड पे है, इसी बोर्ड पे है। मीन्स आप देख लीजिए, एक साउथ से नॉर्थ से लग रहा है, एक साउथ से लग रहा है। 3 वेक्टर, इसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। 2 न्यूटन इधर से आया और 2 न्यूटन इधर से आया, ए बी सी 3 वेक्टर आया, तीनों का रिजल्टेंट इस बॉडी पर देखिए जीरो है। तो एक बात तो पता चला कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है जब वेक्टर एक ही प्लेन में है। ये बोल रहा है कि जब नॉन को प्लेनर होगा तो कभी जीरो नहीं होगा। पहले हम चेक करते हैं प्लेनर को, इसके बाद नॉन को प्लेनर पे आता है। दूसरा, इस वेक्टर को आप जोड़ लीजिए, आप लोग खुद से निकालिएगा, मेरे से बार बार नहीं पूछना। एक और बताते हैं आपको एग्जांपल। 3 वेक्टर, इस बॉडी पे 3 वेक्टर लग रहा। एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर है 5 न्यूटन का, और तीसरा वेक्टर है 5 न्यूटन का, और तीनों के बीच एंगल 120 डिग्री का है। 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। आप लोग निकालिएगा, इसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो आएगा। कैसे निकालिएगा? आप निकालिएगा, मैं नहीं निकालूंगा, आप निकालिएगा। पहले ए और बी का निकालिएगा रिजल्टेंट, इसका जो वैल्यू आएगा उसका इसके साथ रिजल्टेंट, पहले ही दोनों का एंगल उसके साथ निकाल लीजिएगा, देखिएगा जीरो आएगा। तो 3 वेक्टर है ए बी सी, एक ही प्लेन में है, मतलब ये तीनों वेक्टर जो है वो बोर्ड पे है, ना बोर्ड को तोड़ के बाहर निकल रहा ना बोर्ड के अंदर जा रहा, तीनों बोर्ड पे ही है, इसी प्लेन में है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा, आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा। 120 डिग्री पर तीनों अगर इक्वल वेक्टर हो तो ये जीरो आएगा। तो एक चीज तो हम लोग समझ गए कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है अगर वेक्टर प्लेनर है। सिंपल एग्जांपल दिए थे 1 न्यूटन, 1 न्यूटन और 2 न्यूटन का हो सकता है, लेकिन ये बोला कि अगर नॉन को प्लेनर है तो कभी जीरो नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं कि 2 वेक्टर को पहले एक प्लेन में लेते हैं, ए बी को एक प्लेन में लेते हैं। कहीं से भी ले लीजिए जहां से आपका मन करे, 2 वेक्टर जिधर से लाना है। चलिए एक इधर से लाएं, एक इधर से, 90 डिग्री पर ले आए 2 वेक्टर, ए वेक्टर को और बी वेक्टर को। अब देखिए इसका कुछ रिजल्टेंट वैल्यू होगा, ए प्लस बी कोई तो आएगा रिजल्टेंट वेक्टर इसका, नहीं उसका कुछ एंगल भी होगा अपना, ठीक है। वो रिजल्टेंट आ गया। वो रिजल्टेंट आने के बाद एक और वेक्टर हम लेके आते हैं, ठीक है, जो इस प्लेन में नहीं है, दूसरे प्लेन में है। देखिए कैसे, तो इस ए और बी का एडिशन कर सकते हैं। तो ए को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए इधर, ठीक है ना, ए को, और बी को भी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए इधर। तो हम क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको ऐड कर दिए, ये रिजल्टेंट होगा। दिस विल बी आर, ठीक है। रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में है, ठीक है। 2 को प्लेनर वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट भी इसी बोर्ड के ही प्लेन में है, ठीक है। अब एक तीसरा वेक्टर इस पे हम यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं तीसरा वेक्टर, ऐसे जोड़ दिए तीसरा वेक्टर। अब तीसरा वेक्टर अगर इस प्लेन को तोड़ के बाहर निकल रहा है तभी ना तीसरा नॉन कोप्लेनर चाहिए। तो 2 वेक्टर को तो ऐड आप कर दिए, उसका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में आया। अब इस पे एक और वेक्टर सी जोड़ना है, ए और बी, उस पे एक और वेक्टर हमको सी जोड़ना है,
जो इस प्लेन में नहीं, इस बोर्ड के प्लेन में नहीं होगा, या तो बोर्ड के तोड़ के अंदर जा रहा होगा या बोर्ड को छोड़ के बाहर आ रहा होगा वो वेक्टर। तो चलिए मान लेते ये वेक्टर है ये, ठीक है। तो अब कितना डिग्री एंगल होगा, तो इस प्लेन और ये जो खड़ा लाइन है उसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री है, देखिए ना 90 डिग्री एकदम खड़ा है इस बोर्ड पे, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है जो कि ए प्लस बी के बराबर है। और अब आइए, अब क्या बोलना चाह रहे हैं, ये आर वेक्टर हमको आ गया इस प्लेन में, इस प्लेन में हमको आर वेक्टर मिल गया, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है, प्लेन में। अब यहां पर एक हम वेक्टर ऐसे लगाए हैं, ऐसे, वो दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। अरे सी का वैल्यू कुछ भी हो, तो अब जो नया रिजल्टेंट हमको मिलेगा उसको हम मान लेते हैं, देखिए नहीं वेक्टर ऐसे है, ऐसे ऐसे, यहां दर्शा नहीं सकते हैं, चलिए ये जो बाहर निकल रहा है उसको मैं यहां दर्शाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे हम दर्शा नहीं सकते हैं इस प्लेन में, फिर ये खींच देंगे तो आप बोलिए सर इसी प्लेन में खींची से हटाइए इसको, बस अभी मन में मानिए कि ये वेक्टर सी है, ये आर वेक्टर, ये सी वेक्टर। अब दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा, उसको मान लीजिए R1, दिस R1 विल बी इक्वल टू आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो कि बोर्ड से बाहर निकल रहा है। इसका रिजल्टेंट उन्होंने बोला कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, कभी जीरो नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। देखिए दो वेक्टर को आप 90 डिग्री पर रख के देखिए, दो वेक्टर को, आर वेक्टर को और सी वेक्टर को, मतलब ए बी भूल जाइए क्योंकि ए बी का तो सम अब आर आ ही गया, तो ए बी को भूल जाइए, आर आ गया। आर के बाद इस पर 90 डिग्री पर कोई भी वेक्टर एक आप रख के दीजिए 90 डिग्री पर, कभी रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। कभी सुने ऐसा कि दो वेक्टर 90 डिग्री पर उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाए, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं, उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। इसीलिए इन्होंने बोला कि देखिए आप क्या करेंगे, हम बोले तीन नॉन को प्लेनर वेक्टर, तो आप कोई भी दो वेक्टर लेके आएंगे शुरू में तो प्लेनर हो ही जाएगा। कोई भी आप लेके आइए, ए को सी के साथ लेके आइए, बी को सी के साथ ले आइए, या ए को बी के साथ लेके आइए, तो वो तो प्लेनर हो ही है, उसका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में होगा। अब उस रिजल्टेंट के साथ तीसरा वेक्टर लेके आइए जो बोर्ड को तोड़ के बाहर निकल रहा हो या बोर्ड को तोड़ के अंदर जा रहा हो, बोर्ड को छोड़ के बाहर आ रहा हो या बोर्ड को तोड़ के अंदर जा रहा हो, तो क्या होगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर और जो बोर्ड से तोड़ के जो बाहर निकल रहा है उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, आ जाइए यहां पे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है 90 डिग्री पर अगर है तो कुछ भी मैग्नीट्यूड हो आर और सी का, वो कभी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम यहां से देख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब हम ऐसे लिख देते हैं सी स्क्वायर, एक वेक्टर सी मिलेगा हमको, सी स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट जो उस पे था वो प्लस 2 इंटू सी इंटू आर इंटू कॉस थीटा, यही होता था ना। और कॉस 90 क्या होगा, कॉस 90, क्योंकि प्लेनर वेक्टर और नॉन को प्लेनर जो बाहर जा रहा है दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल हो गया, सी और आर के बीच, तो कॉस 90 जीरो हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए देखने वाली बात यहाँ पे, सी स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है, और किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, और दो पॉजिटिव नंबर को जोड़िएगा तो एक अलग पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और वो अलग पॉजिटिव नंबर का रूट कभी जीरो नहीं हो सकता है। समझ में आया, 90 डिग्री पर ये टर्म जीरो हो गया, cos 90 जीरो, तो बचा यही दो टर्म। ये दो टर्म क्या है, बहुत बढ़िया नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, क्या है, नॉन, हाँ, बशर्ते कि सी और आर जीरो ना हो जाए। आप बताइए तो आप कि जो वेक्टर आप तीन ले रहे हैं ए बी सी वही जीरो है, तब तो रिजल्टेंट प्लेनर हो वेक्टर या नॉन प्लेनर जीरो होगा। मतलब वहां पर एक कंडीशन है कि ए बी सी जो है वो जीरो नहीं है, वो उसका कुछ वैल्यू है। अब सी को ही जीरो ले लीजिएगा, आर को ही जीरो लीजिए, फिर तो जीरो आएगा ही, प्लेनर हो वेक्टर या नॉन को प्लेनर। अगर नॉन जीरो वेक्टर है, तीन नॉन जीरो वेक्टर है, ये बोलना चाहिए इनको यहाँ कि तीन नॉन जीरो वेक्टर है जो कि कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर है, तो उसका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। देखिए यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव बोलना यहाँ ठीक नहीं है, क्या कि ये दोनों का वैल्यू तो मारने, तो इसको हमेशा हम पॉजिटिव क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। सी का स्क्वायर, किसी भी संख्या उसका स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव बन गया, कोई भी संख्या उसका स्क्वायर होगा पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव का सम ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो तो आने का कोई चांसेस नहीं, जीरो तो तभी आता है जब ये कुछ छेड़छाड़ कर सकता था, कॉस नेगेटिव कुछ लेगा था तो इसका पॉजिटिव वैल्यू, इसकी नेगेटिव वैल्यू माइनस, यही बेचारा खत्म हो गया, तब यही दोनों पे छूट गया। अब ये दोनों हमेशा पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा। समझ में आया, ये बड़ा बात था, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 3D का विजुअलाइजेशन आपके पास होगा तो साइंस आगे और मज़ेदार लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा खत्म। हाँ, लेकिन एक चीज़ पक्का हो गया कि अगर
नौ अब है कि सर नॉन कोप्लेनर वेक्टर का सम कभी ना कभी तो जीरो होगा। बोला हाँ होगा, तो कम से कम उसके लिए आपको 4 वेक्टर चाहिए, 3 में तो नहीं होगा, अभी हमने देख लिया। तो 4 में कैसे होगा कि देखिए ए और बी को जोड़े थे तो आर आया था, और आर के साथ सी जोड़े थे ना, आर के साथ अब सी जोड़े जो नॉन कोप्लेनर था, जोड़े तो एक R1 वेक्टर आया था। अब R1 क्या, अब तीनों का जो सम है वो एक सिंगल वेक्टर आया R1, जो पॉजिटिव आया, जीरो नहीं आया R1। अब R1 का जितना भी वैल्यू आया होगा, जितना भी वैल्यू आया होगा R1 का, और जो भी एंगल आया होगा, सपोज ये R1 आया मेरा फाइनल कैलकुलेशन A प्लस बी प्लस सी, जो कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर था तीनों, तो इसके अपोजिट में हम सेम वेक्टर एक R1 डैश जोड़ देंगे जिसका मैग्नीट्यूड इसी के बराबर हो, एंगल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो, तो रिजल्टेंट तो फाइनल रिजल्टेंट जो अब जो R2 रिजल्टेंट निकलेगा वो जीरो निकलेगा कि नहीं। हम पढ़े थे कि R1 वेक्टर जो है, मतलब कोई भी वेक्टर है जो उधर जा रहा है उसके 180 डिग्री सेम मैग्नीट्यूड जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा ना। तो हम एक और वेक्टर अगर हम लेके आ जाएं जो R1 जो फाइनल आया था उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर बट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, है ना। तो पॉसिबल है कब, जब 4 वेक्टर हो नॉन कोप्लेनर, तभी उसका वैल्यू जीरो आ सकता है, अदरवाइज 3 में तो पॉसिबल नहीं था। तो वही अगला लाइन इन्होंने बोला है, द रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नेवर बी जीरो, और मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स व्हिच सम कैन बी जीरो इज 4। मिनिमम 4 तो चाहिए हमको उसको जीरो करने के लिए, कि 3 उधर था, चौथा इधर देखिए R1 डैश एक जोड़ दिए तो उसको न्यूट्रलाइज करके जीरो कर दिया। समझ में आया, समझ में आया। तो मिनिमम 4 चाहिए, 5 में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है, 7 में भी हो सकता है। कैसे 6 में हो सकता है, ये R1 था, अब R1 का आधा और फिर R1 का आधा इधर 2 बार लगा दिए, तो R1 के बराबर हो गया, तो 5 वेक्टर हो गया। R1 तक 3 था, 4 5, ठीक है। तो मिनिमम 4 चाहिए, बाकी 5 6 7 8 9 10 जितना भी जीरो हो सकता है। तो 3 में कभी नहीं होगा, 3 अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो कभी उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। और अगर मिनिमम नंबर हमको चाहिए कि नहीं हमको नॉन कोप्लेनर में हमको जीरो करना ही है, तो हम बोले कम से कम 4 वेक्टर आपको देना ही पड़ेगा, बस यही ये बोला है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू ए एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन रिजल्टेंट विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू इतना। देखिए ये क्या है, याद करने वाली बात है, मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोग को खुद से भी प्रूफ करना चाहिए, ये कुछ नहीं बोला, पहले क्या बोला वो समझा देते और कैसे निकालना है आप भी निकाल सकते हैं, और अगर आप लोग को नहीं मन है तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। देखिए इन्होंने बोला ना कि 2 वेक्टर आपको मैं दिया हूँ, छोटा बात बोला है, मतलब हम लोग अब इतने ऊपर लेवल पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें अब छोटा लगना चाहिए आपको। इन्होंने क्या बोला है, बोला कि 2 वेक्टर हम आपको देंगे, एक देंगे ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड जो है ए है, और एक देंगे आपको बी वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड ए है, दोनों का लंबाई बराबर है, एंगल अलग अलग होगा, क्योंकि अगर एंगल सेम हो गया तो फिर तो दोनों वेक्टर ही बराबर हो गया। बोला कि मैग्नीट्यूड बराबर है, लेंथ बराबर है, पर जा रहा है अलग अलग दिशा में, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ठीक है। दोनों के बीच एंगल थीटा बोल दिया, मीन्स मान लीजिए ए वेक्टर ही है और बी वेक्टर ही है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बस यही बोला कि ये जो लेंथ है ना, ये लंबाई ये इसका और इसका बराबर है, एंगल बराबर नहीं, क्योंकि देख रहे हैं एक जा रहा है अपने भाई के घर तो दूसरा जा रहा है अपने दोस्त के घर, ठीक है ना, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों के बीच एंगल थीटा है। बोला ऐसा है एक केस है, ठीक है। तब बोलता है इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो एंगल बाइसेक्टर होगा ए और बी का। कौन बड़ा बात बोला है, ऐसे भी सिंपली देख सकते हैं कि 2 फोर्स बराबर लग रहा है तो रिजल्टेंट बीच से ही निकलेगा। बोला एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर हम इसको पहला वेक्टर जैसे माने थे, इसी को ए मानिए इसको बी मानिए, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, बाकी ऐसा नहीं है अच्छा दिखने के लिए, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। तो ऐसा हो गया ना, तो उन्होंने बोला कि जो रिजल्टेंट निकलेगा ये दोनों को, आर वेक्टर जो निकलेगा वो ये दोनों के बीच से पास करेगा, मीन्स पहला वेक्टर से θ/2 का एंगल बनाएगा और दूसरा वेक्टर से भी θ/2, बाइसेक्टर है तो आधा आधा बांटेगा, एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करेगा, 2 भागों में बराबर बराबर सेक्शन कर देगा, ठीक है, बाइसेक्ट हो गया 2 भागों में, ही बोला कि ऐसा होगा। तो ये तो हम देख के लग रहा है, मैथमेटिकली जो हमारा फॉर्मूला है उससे भी प्रूफ कर लेते हैं। और इन्होंने एक और चीज़ बोला है, ये तो बोला एंगल के बारे में, और रिजल्टेंट बोला 2a cos θ/2 होगा। रिजल्टेंट का वैल्यू जो निकलेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का सम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2a cos θ/2,
ये होगा मैग्नीट्यूड का वैल्यू, और एंगल का वैल्यू तो बता ही दिया, एंगल मींस अल्फा, वहां जो पढ़े थे tan अल्फा विल बी इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2, और अल्फा क्या था, अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर। अगर ए को हम फर्स्ट वेक्टर मानते हैं तो रिजल्टेंट थीटा बाई 2 एंगल बना के उधर निकलता हुआ दिखेगा हमको, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला, अब इसको हम प्रूफ करेंगे, ये अभी तक मैं ये बता रहा हूं जो इन्होंने लाइन में बोला, प्रूफ करेंगे ऐसा क्यों बोला इन्होंने, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है कि दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, पर एंगल अलग अलग है, तो उसका अगर रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना होगा, और जो रिजल्टेंट का एंगल होगा, ऑब्वियसली जब वेक्टर निकाल रहे हैं, आर वेक्टर क्या, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड बताया तो एंगल भी बताना होगा ना, तो मैग्नीट्यूड ही होगा। एंगल जो है वो पहला वेक्टर ए वेक्टर से थीटा बाई 2 मीन्स एंगल बाई सेक्टर, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो थीटा बाई 2 के बीच से निकलेगा उसका रिजल्टेंट। तो चेक कर लेते हैं क्यों ऐसा बोला है, आइए चेक करते हैं। ऐसे चेक आपको करना चाहिए था रूल के हिसाब से, लेकिन आप लोग मेरे से करवाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए, कहीं डाउट हो तो बताइएगा। तो हम तो पहले अपना रिजल्टेंट देख लेते हैं, तो रिजल्टेंट देख लेते हैं, तो क्या होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फिर वही पुराना फॉर्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर का भी मैग्नीट्यूड ए है, बी का भी मैग्नीट्यूड ए है, बोला ना दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, 2a का मैग्नीट्यूड ए, बी का भी मैग्नीट्यूड ए, इंटू कॉस थीटा बाई 2, इतना तक हो गया, ये रूट के अंदर ही रहेगा, यहाँ तक ठीक हो गया। अगला ए स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2a स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, और 2a स्क्वायर यहाँ से तो कॉमन ले लीजिए, 2a स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ से 1 बचा, प्लस वहाँ से कॉस थीटा, सॉरी हम थीटा बाई 2 क्यों लिख दिए भाई, थीटा होगा ना, सॉरी ये थीटा होगा, थीटा बाई 2 क्यों होगा, ठीक है, हम थीटा बाई 2 तो हमको प्रूफ करना है, थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ के बाद से जो ये आंसर लिखा, यहाँ तक आने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत होनी चाहिए, इसीलिए मैं बोलता था कि मैथमेटिकल टूल्स पढ़िए, तो नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं, हमको याद है 1 प्लस कॉस थीटा, हम देखिए अब यहाँ पे बनाते हैं साइड में सेटिंग, 1 प्लस फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। हमको पता, आप लोग को नहीं पता तो याद कीजिए, हमको याद है, मैथमेटिकल टूल्स मैंने पढ़ा, आप नहीं पढ़ा आपकी गलती, देख लीजिएगा बुक में, यही होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा नहीं दिख रहा है हमको, क्या नहीं दिख रहा, 2 थीटा नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है थीटा, तो थीटा को 2 थीटा बनाना है तो क्या करेंगे, कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। तो जब 1 प्लस, पहले तो y बाई 2 करना पड़ेगा, यहाँ बाई 2, यहाँ तो फॉर्मूला बाई 2 है तो यहाँ मैं बाई 2 कर देता हूँ। अब बाई 2 आप अपने मन से कर देंगे क्या, यहाँ जब बाई 2 किए तो बाई 2 से गुना भी करना पड़ेगा ऊपर, तभी ना जाके कॉम्प्रोमाइज़ होगा मामला, जब यहाँ 2 से भागा दिए 2 से गुना भी करना पड़ेगा, कर दिए, तो इस फॉर्मेट में तो बन गया फॉर्मूला। अब इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा, लेकिन उसके लिए यहाँ क्या है, थीटा को डबल होना पड़ेगा, तो भैया यहाँ जो थीटा डबल था तो यहाँ 1 थीटा आया, तो यहाँ अगर मेरा थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 आएगा, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ जो थीटा है उसका डबल यहाँ आंसर आना चाहिए, फिर यहाँ जो डबल है उसका आधा यहाँ आना चाहिए, तो जो वैल्यू यहाँ है थीटा, तो बाहर हमको निकल के हाफ आएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो क्या हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर इंटू, ये फॉर्मूला किस में बदल गया, ध्यान से देखिएगा, किस में बदल गया, कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर, ये यहाँ स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कॉस थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इतना आ गया। अब इस पे क्या है आपका रूट चढ़ो, ये कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और एक और इस साथ में याद कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का भी, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है, आज के बाद से बहुत काम देगा, ये यूज होता है थीटा को 2 थीटा में चेंज करने का फॉर्मूला है, ठीक है, थीटा को 2 थीटा में चेंज करने का फॉर्मूला है, सिंगल एंगल से डबल एंगल में हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट, अब निकाल दीजिए, निकल तो गया, ये स्क्वायर से रूट खत्म, ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना हो गया, 4 का रूट 2 और ए स्क्वायर का ए, और कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से रूट चला गया, तो कॉस थीटा बाई 2, यही वो बोला था, देखिए ध्यान से, यही बोला था, देखिए अब आ जाइए इधर क्वेश्चन में जो इन्होंने बोला था, कहाँ गया प्रीव्यू, देखिए 2a cos थीटा बाई 2 हो गया ना,
यही बोला था 2a cos थीटा बाई 2 होगा। देखिए रिजल्टेंट cos 2a थीटा बाई 2 आ गया, मेरा प्रूफ हो गया हमारा भी। ठीक है, तो बड़ा चीज़ नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूला पता है आपको, उसमें डालना है वैल्यू, तो आगे यही हमारा आंसर आया, यही बोल रहा है 2a cos थीटा बाई 2। समझ में आया? तो दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पर जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका रिजल्टेंट डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं कि 2 गुने जो मैग्नीट्यूड है वो इंटू 2 थीटा, उसको 2 से डिवाइड करके कॉस डाल दीजिए। ठीक है, अब एंगल पे भी आ जाइए, एंगल भी बोला है, एंगल को जो बोला कि एंगल बाई सेक्टर होगा, तो देख लेते कैसे एंगल बाई सेक्टर होगा। तो एंगल बाई सेक्टर क्या है, tan अल्फा का फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, नहीं होगा तो याद कीजिए। थीटा को भी, हमको अल्फा को भी प्रूफ करना है थीटा बाई 2, बाई सेक्टर मीन्स थीटा बाई 2, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो हमको प्रूफ करना है थीटा बाई 2, वही होता है एंगल बाई सेक्टर। तो करते हैं, देखिए tan अल्फा हम लोग क्या पढ़े थे, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यही पढ़े थे। अब अभी क्या था मेरा, ये था बी वेक्टर, ये था ए वेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल था थीटा और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था दोनों का, इसका भी ए मैग्नीट्यूड, इसका भी ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बी के जगह भी ए रखिए, साइन थीटा की जगह साइन थीटा रखिए, ये मैग्नीट्यूड यहाँ क्या रखिए, ए रखिए, प्लस यहाँ ए रखिए, यहाँ कॉस थीटा रखिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ से देखिए, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1, ए कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया ना, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये दोनों को आप ए से ए को कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचा, आगे आते हैं, क्या बचा देखते रहिए। हम लोग के पास क्या बचा, यहाँ से हम लोग के पास बचा tan अल्फा, हम लोग के पास बचा tan अल्फा इज इक्वस टू क्या बचा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो फिर से मैथमेटिकल टूल्स, आप लोग पढ़े नहीं, आपकी गलती, हम पढ़े हैं। देखिए साइन थीटा जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, करेंगे। देखिए साइन थीटा को अभी साइन थीटा रहने दीजिए, और इसका भी फार्मूला पढ़े थे एकदम ताज़ा ताज़ी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 को अभी क्या पढ़े थे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 को अभी हम लोग क्या पढ़े थे, 2, तो ये जो इधर बच जाएगा, इधर रहने दीजिए 2, ये फॉर्मूला में सेट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना पढ़े थे कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, अभी पढ़े थे, तुरंत पढ़े थे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब साइन थीटा साइन 2 थीटा, फिर देखिए हमको पता, आप लोग को शायद पता या नहीं पता, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सब मैथमेटिकल टूल्स का है, जिसको नहीं याद करना है आप इसको याद कीजिए पहले। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मीन्स जब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ उसका आधा हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा रहेगा तो उसका आधा यहाँ कर देंगे, तो यहाँ थीटा है तो बाकी इधर हम लोग आधा करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना, पढ़े थे ना अभी, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब साइन 2 थीटा था तो उधर थीटा आता था, तो इधर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 जो पहले से है यहाँ, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो एक कॉस यहाँ से ये कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा बाई 2 यहाँ बचा और कॉस थीटा बाई 2 यहाँ बचा। तो अब क्या बचा मेरा फाइनल क्या बचा, देखिए फाइनल हमारा बचा tan अल्फा, सॉरी फाइनल हमारा बचा tan अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, इतना ही बचा। तो ये देख के क्या लग रहा है, tan थीटा बाई 2 नहीं है क्या, ये है ना। अब tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, तो प्रूफ हो गया अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2। और अल्फा क्या था, अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर। तो हमारा क्या था,
ये था फर्स्ट वेक्टर, ये ए, और रिजल्टेंट ये था आर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये था बी, यही अल्फा था, अल्फा का वैल्यू हम आ गया थीटा बाई 2, और ये टोटल एंगल ए और बी के बीच थीटा था, तो आधा बीच से तो जा रहा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, सही बोला उन्होंने, एंगल बाइसेक्ट करके निकल रहा है, रिजल्टेंट जो है वो पहला वेक्टर से थीटा बाई 2 का एंगल बना रहा है, ठीक है, तो यही प्रूफ करना था। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, ये तो थोड़ा कॉमन जनरल फार्मूला है कि दो वेक्टर के बीच ऐसा है तो रिजल्टेंट, मतलब दो वेक्टर अगर है और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो पहला वेक्टर से एंगल को बाइसेक्ट करके निकलेगा जो ओरिजिनल एंगल था। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, से थे कहाँ पे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हम लोग प्रूफ कर दिए, एंगल भी प्रूफ कर दिए, हो गया। अब नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट है स्पेशल केस बता रहा है इन्होंने कि ये स्पेशल केस है थीटा 120 डिग्री डालेंगे। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग जो बताए थे वही है, इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा नहीं। देखिए क्या इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है कि अभी जो आप पढ़े हैं उसमें से हम एक स्पेशल केस लगाना चाहते हैं। हमने बोला आप लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, स्पेशल केस है तो लगा दीजिए। उन्होंने ऐसा बोला है कि अभी आपने पढ़ा ना कि रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 2a cos थीटा बाई 2 और अल्फा आएगा थीटा बाई 2, इतना। इसमें बोला एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, दो वेक्टर के बीच एंगल हम थीटा बोले थे ना, इन्होंने बोला कि थीटा तो कुछ भी हो सकता है, 120 डिग्री आप रख के देखिए ना, हम लाइए ना रख देते, क्या दिक्कत है भाई, रख देते हैं। तो क्या होगा 2 इंटू ए, रिजल्टेंट अभी निकाल रहे हैं, इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा कितना है 120 बटे 2, तो 60 डायरेक्टली 60 कर देते हैं। कॉस 60 कितना होगा, हाफ, कॉस 60 हाफ होता है, तो हाफ से ये 2 कट गया तो बचा ए। तो यही अभी हम आपको बताना चाह रहे थे, ये कोई नया नहीं बोलता, ये बोला कि दो वेक्टर जो एक का मैग्नीट्यूड ए है दूसरा का भी मैग्नीट्यूड ए है और रिजल्टेंट भी ए आ रहा है, मतलब वही अभी जो बता रहे थे 10 + 10 = 10, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर के साथ जोड़िएगा तो आंसर भी ए वेक्टर आएगा। सोच रहे हैं 10 + 10 = 10, ये वेक्टर में पॉसिबल है जब 120 डिग्री के एंगल पर होगा, ठीक है। आप जोड़ के देख लीजिए, अब डायरेक्टली नहीं तो इतना क्यों करना है, क्यों याद रखना, डायरेक्टली आप वहाँ जो a² + b² + 2ab cos थीटा है ना, उसमें डायरेक्टली डालिए ना थीटा = 120, देखिए यही आंसर आएगा, ठीक है। डायरेक्टली मीन्स 10 + 10 = 10, किसमें पॉसिबल है, वेक्टोरियल एडिशन में, ठीक है। तो यही बताना चाहा है, और एंगल भी निकाल लीजिए, भी एंगल, ये सब क्या है टाइम पास है, आप लोग खुद से कीजिए ये सब। नेक्स्ट आइए, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, लॉ ऑफ पॉलीगन। एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एडिशन मोर देन 2 वेक्टर्स कैसे निकलता है अभी बताए थे, सिंपल सी बात है, 2 को जोड़िए, उसका जो रिजल्टेंट आए उसका तीसरे के साथ जोड़ दीजिए। एडिशन ऑफ 5 वेक्टर में एक बार में कर दूंगा, देखिए ना, एडिशन ऑफ 5 वेक्टर एक बार में निकाल लेंगे हम लोग, एक बार में कैसे। तो ये टॉपिक कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, छोटा बात इन्होंने बोला है, इसको बस बड़ा बना दिया गया है चढ़ा बढ़ा के। बोला कि एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर क्या, मोर देन 10 वेक्टर भी आप लेके आएंगे तब भी जोड़ देंगे हम, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, इस चारों को एक साथ हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों जोड़ने के बाद ये रिजल्टेंट आएगा, तो पहले इसको ले लेंगे, ये आ गया R1, कब ए और बी को जोड़े तो R1 आ गया, इस सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, ठीक है, सब वेक्टर है, सब वेक्टर है, तो R1 आ गया ये दोनों का रिजल्टेंट। अब वो R1 के साथ C जोड़ना है, तो ये वेक्टर को R2 बोल दीजिए, R2। अब जब R2 आ गया तो R2 के साथ D जोड़ना है, तो यहाँ R2 लिखिए, ये R2 मेरा, इस पर D जोड़ दीजिए, ये हो गया R3, यही हो गया फाइनल रिजल्टेंट। एंड R3 क्या आएगा, R3 इज द रिजल्टेंट ऑफ A + B + C + D, ठीक है, तो निकल गया R3। तो ऐसा आप 4 क्या, आप ऐसा 5000 वेक्टर दीजिएगा तो जोड़ देंगे हम, क्या दिक्कत है, मतलब एट ए टाइम 2 ही का हम फॉर्मूला पढ़े नहीं, a² + b² + 2ab cos थीटा, इसमें 2 ही वेक्टर हैं ए और बी, तो हम हमेशा 2 वेक्टर को जोड़ के एक सिंगल बनाएंगे, फिर उसके बाद अगला को जोड़ेंगे, फिर उसके साथ अगला को जोड़ेंगे, फिर उसके साथ अगला को जोड़ेंगे। अच्छा, हम पढ़े थे कि ये एसोसिएटिव रूल को कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, तो जरूरी नहीं पहले C + D को जोड़ लीजिए, इसका जो रिजल्टेंट है उसके साथ B को जोड़िए, फिर उसका रिजल्टेंट उसके साथ भी A को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़े हम लोग ना कम्यूटेटिव, पढ़े हैं कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो पहले B को C के, या फिर पहले A को D से जोड़ दीजिए, उसका रिजल्टेंट को C से जोड़ दीजिए, फिर उस सबका रिजल्टेंट को B से जोड़ दीजिए, तब भी आंसर बराबर ही आएगा। तो ये कोई बड़ा बात नहीं बोला, ठीक है। तो हम आगे अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ है,
नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ गया? क्या पॉलीगॉन वॉलीगॉन बोला है भाई, ये सब परेशान करने का तरीका है कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? if vectors are represented by side of polygon in same order, then their resultant vector is represented by closing side of polygon in the opposite order। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं बोला है, मतलब बताने वाली चीज़ नहीं है, बोल दूँ मैं कुछ लगेगा नहीं। देखिए इन्होंने बोला है कि अगर कोई वेक्टर है वो एक पॉलीगॉन बना रहा है, पॉलीगॉन बना सकता है क्या? पॉलीगॉन बनाए, टेट्रागॉन बनाए, हेक्सागॉन बनाए, उससे क्या अंतर पड़ता है? एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है, ये 4 वेक्टर हो गया, ए बी सी सब वेक्टर है, मतलब सब पे एरो लगाना है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? बोला इसका रिजल्टेंट ये वाला होगा, ये होगा आर वेक्टर, ठीक है। तो होगा, क्या करें हम, अच्छी बात है जोड़िएगा तो यही आएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं, इसमें कुछ बोलने का नहीं। आप अगर देखिए, आप टोटल रिजल्टेंट जो इसका 0 आएगा, कब? जब ये दोनों के बीच में कोई फासला ही ना बचे तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। जैसे अगर देखिए क्या था, ए बी सी डी, ठीक है, अब मैं इसको ई बोल देता, ए बी सी डी ई बोल देता, ई, इसको क्या बोल देता? ई वेक्टर। तो देखिए पहला का जो टेल है और जो फाइनल का हेड है वो दोनों अगर कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड, तो रिजल्टेंट 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई फासला ही नहीं बचा ना, कुछ फासला तो बचना चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कुछ फासला तो बचना चाहिए, इसका और इसका बीच में, ठीक है। कुछ फासला ही नहीं बचेगा, एकदम लास्ट वेक्टर में आके ऐड हो गया, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? एक 0 आएगा, मतलब क्लोज लूप बन गया तो हमेशा रिजल्टेंट उसका 0 हो जाएगा। मतलब ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, ऑर्डर उल्टा नहीं होना चाहिए। बताएंगे आगे, एग्जाम्पल कीजिएगा, तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं, इसमें समय देने देखिए इतना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आगे आइए, क्या बोला सुनिए, वही अभी जो मैंने बोला कि इफ एन, एन कोप्लानर वेक्टर्स, एन मतलब एन कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कोप्लानर वेक्टर जो है वो तो 2 से ज़्यादा होगा तभी, क्योंकि 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लानर होगा, बोलने का बात ही नहीं, बताए थे 2 लाइन खींचिएगा तो एक प्लेन बनाएगा ही बनाएगा। तो बोला इफ एन कोप्लानर वेक्टर, सब एक ही प्लेन में है, ये ध्यान रहे, आर of equal magnitude are arranged at equal angles of separation, then their resultant is always 0। ये क्या बोला अभी, जो हम एक एग्जांपल दिए थे वही बोला है कि अगर n बोला न, तो n को हम 3 ले लेते हैं, तीनों प्लेन में होना चाहिए और इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। देखिए 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, ये 3 वेक्टर है a b और c, ठीक है। तीनों के बीच इक्वल एंगल होना चाहिए, 120 120 120, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। वेक्टर्स आर, हाँ, तो रिजल्टेंट इसका 0 होगा। आप करके देख लीजिए, ए और बी का ए और सी का मैग्नीट्यूड आप निकाल के देखिए, देखिए ऐसा आएगा। और 120 डिग्री पर देखिए, 120 डिग्री पे, और तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। अगर ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो बी का भी 5 और सी का भी 5 मैग्नीट्यूड है। अभी बताए थे बी और सी को अगर 120 डिग्री पर रखे बराबर मैग्नीट्यूड का, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 5 ही होगा, मतलब 5 + 5 = 5 अगर 120 डिग्री पर रखा हुआ है। और ये 5 है इस डायरेक्शन में और ये 5 एकदम उल्टा डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ है। तो यहीं से दिख रहा है हम लोगों को। तो ये बोला है कि एन वेक्टर, इसी तरह से 3 नहीं 6 वेक्टर भी ले लीजिएगा ना इक्वल एंगल, तब भी उसका मतलब अगर 6 वेक्टर एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में, और मैग्नीट्यूड भी सेम है और एंगल सबके बीच में इक्वल है, तो फिर रिजल्टेंट 0 होगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 वेक्टर ले लीजिए, तो 6 वेक्टर के बीच कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री बनेगा, तो इसका रिजल्टेंट 0 है। सिंपल ही नहीं दिख रहा, जितना फोर्स इधर खींच रहा है उतना इधर खींच रहा, जितना इधर खींच रहा है उतना इधर, सब तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, तो इसलिए 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बोला है एक ये बना दिया, बस कोई बड़ा बात नहीं है, आप फॉर्मूला में डालिएगा आ जाएगा। अब आते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है। तो भाई हाई क्यों पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये क्या है? ए वेक्टर में बी वेक्टर को घटाएं और हमको कुछ रिजल्टेंट वेक्टर आया, आर वेक्टर आएगा ना, जोड़े थे तो रिजल्टेंट आया, घटाने पे भी रिजल्टेंट आएगा। तो आया, तो बोले क्या है, कैसे घटाएंगे? जोड़ने के लिए तभी आप सब सिखा दिया था। हम बोले कुछ मत कीजिए, ए वेक्टर आपको पता है, अब आपने ए और बी को घटाने बोला तो ए और बी दीजिएगा तब ना घटाएंगे साहब। आप 2 नंबर को घटाने बोलिएगा तो नंबर पहले दीजिएगा ना। तो बोला हाँ वेक्टर आपको देंगे, तो मैंने बोला दीजिए, मैं दिखा दूंगा करके। देखिए उन्होंने हमको ए वेक्टर ऐसा दिया, बोले देखिए साहब ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है।
अब साहब ये दोनों को थोड़ा सा घटा के दिखाइए, जोड़ के तो बहुत दिखाए थे, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ दिए थे। अब हम बोले कि सबसे पहला बात तो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है, टोटल का टोटल एडिशन ही होता है हमेशा। बोले कैसे? हम बोले आपने क्या बोला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने हैं, तो हम लोग निकले थोड़ा सा चालाक। हम बोले आप यही करने बोल रहे हैं ना, आप हमको ए माइनस बी नहीं करने बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ के दिखाइए। बोला हाँ हाँ सही पकड़े हैं। तो कैसे पकड़े अब सही? तो बी ये है तो माइनस बी ये होगा, क्योंकि हम लोग को वेक्टर का नॉलेज है। अगर बी वेक्टर ये है तो माइनस बी वेक्टर ये होगा, पढ़े थे। बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में 180 एंगल का सिर्फ अंतर होता है, पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े थे तो पिछला वीडियो जाके देखिए। तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर हुआ। बोला हाँ। अब बोले हमको ए वेक्टर पता, माइनस बी वेक्टर पता है, तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन भी हमको पता है। तो दिस विल बी आर एंड दिस आर इज नथिंग, दिस विल बी रिजल्टेंट एंड दिस रिजल्टेंट विल बी नथिंग बट ए वेक्टर माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर, या इसी को बोलिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। निकाल दिए। बोला बस इतना ही करना था। बोले बस। तो करना क्या होगा कि जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल दिया रहेगा, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ये समझ गए यही है, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल डिजिट लेके बताते हैं तो और आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। समझ में आ गया? बस यही करना। तो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दीजिए, वही सब्ट्रैक्शन हो गया। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, मैग्नीट्यूड सिर्फ 5 है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है। ठीक है। दोनों के बीच एंगल जो है वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। हमको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो पहले बी वेक्टर को तो माइनस बी वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब माइनस बी वेक्टर कैसे बना? एकदम 180 डिग्री अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम और 180 डिग्री अपोजिट, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। अब बताइए ये 180 डिग्री है, ये कितना है टोटल? 180 डिग्री, और ये 30 है, तो ये वेक्टर कितना, ये एंगल कितना हो गया? 150 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, दो वेक्टर जो ऐड कर रहे थे अभी हम 30 डिग्री पर, अब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे 150 डिग्री पर, वो हमको ए माइनस बी दे देगा। सिंपल। मतलब कि अगर हम ए प्लस बी निकालें और ए माइनस बी में कितना का डिफरेंस है बस देख लीजिए। हम ए प्लस बी निकाल रहे हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो कुछ नहीं करना है, इस मैग्नीट्यूड का भी बात करें, डायरेक्शन का बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के जगह पर यहाँ 30 लिखेंगे, और सेम जब ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर रिजल्टेंट मेरा ए माइनस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये सेम ये भी सेम, बस कॉस 150 डिग्री लिखेंगे। जैसे 150 डिग्री निकल गया तो ये रिजल्टेंट ए माइनस बी का देगा और ये प्लस बी का देगा। एंगल कैसे निकालना है? तो देखिए जब रिजल्टेंट इसका, ये दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ से इधर जा रहा था तो हम tan अल्फा यहाँ से निकाले थे। अब ये दोनों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ से ऐसे जाएगा, एडिशन ऐसे, तो हम अब ये वाला एंगल निकालेंगे। बस एंगल भी निकालना सीख लेंगे। ठीक है। तो और हमको लगता है कि एंगल निकालने के लिए वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको tan अल्फा निकालना है ना। देखिए एंगल भी सिखा देते, ही तो मैग्नीट्यूड था, अब एंगल सीखिए। एंगल क्या करना था अभी आपको, tan अल्फा क्या होता था, बी कॉस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यही होता था tan अल्फा ए प्लस बी में। और ए माइनस बी में tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये होगा आपका बी साइन थीटा के जगह भी कितना रखते थे आप, प्लस में 30 डिग्री, यहाँ 150 डिग्री रख देना है बस, ए प्लस बी कॉस 150 डिग्री। ये जो एंगल आएगा tan अल्फा, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी फ्रॉम दिस वेक्टर। ठीक है। ग्राफ बना के देख लीजिए तो क्लियर दिख जाएगा। समझ में आया? तो ए माइनस बी कुछ होता नहीं है वेक्टर में, उसको उल्टा करके जोड़ देने से ए माइनस बी निकल जाता है। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब बस वही चीज़ बताया और कुछ नहीं बताया इन्होंने। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है वेक्टर सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। चलो इस पे हम आएंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है। ये जो ऐसे कम्यूटेटिव उसमें पढ़े थे एडिशन में, जो इसका सब्ट्रैक्शन है उसको नहीं फॉलो करता है। तो क्यों नहीं फॉलो करता है एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है। अभी तक
यहाँ तक जो बताया गया है उस वीडियो को आप बढ़िया से देखिए, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका एप्लीकेशन हमको उधर करेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन में जाएंगे, तो इसका हमको एग्जाम्पल है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को, और किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाए तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मैं आप लोगों से फिर से एक निवेदन करता हूँ कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, बेझिझक पूछिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।